मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों, हौसलों से उड़ान होती है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मैं लेके आ गया हूँ 40 वीवीआई मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर यह याद हो गया तो समझ लीजिएगा कि इस साल आपका बेड़ा पार हो जाएगा और 480 प्लस नंबर लाने में आप सक्षम हैं। अगर याद नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा कि कुछ कमी है जिसे दूर करना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, जिसमें होगा दम आज वही बनेगा नंबर 1। तो पहला प्रश्न क्या है, बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी? पहला प्रश्न क्या है कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी? जरा ऑप्शन को देखिएगा। फरवरी 1917 ऑप्शन ए, नवंबर 1917 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या है अप्रैल 1917 और ऑप्शन डी क्या है जुलाई 1905। क्या लगता है प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? बोलो 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 कौन है वो? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1917। ये बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इतना आसान आसान प्रश्न है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइए कि 40 में आपका कितना सही हुआ, जिससे आपका अंदाजा मैं लगा सकूं। तो ऑप्शन ए है अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है डच। पर बच्चों इसका सही जवाब क्या लगता है आपको, क्या होगा? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। भले ही वहाँ फ्रांसीसियों का शासन था लेकिन पुर्तगाली ही वहाँ सबसे पहले पहुँचे थे। फिर आते हैं अगले सवाल पर, इसका क्या नाम है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है सितंबर 1920, ऑप्शन बी क्या है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी क्या है नवंबर 1920 फैजपुर और डी क्या है दिसंबर 1920 नागपुर। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में यह पारित किया गया कि अब इस साल असहयोग आंदोलन किया जाएगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना, यहाँ पर होना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए क्या है बच्चों 1923 में गुरु गोलवालकर ने किया था। ऑप्शन बी क्या है 1925 में डॉक्टर के बी हेडगेवार ने किया था और ऑप्शन सी 1926 में चित्तरंजन दास ने किया था और ऑप्शन डी है 1928 लालचंद ने किया था। यार बच्चों आप छोड़कर जाते कहाँ हैं? जिस प्रकार कहीं कथा हो रही है, पूजा पाठ हो रही है तो प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए, उसी प्रकार कहीं से भी ऑब्जेक्टिव मिले तो उसको एक बार सुन लेना चाहिए। तो आप लोग इसको खूब भली भांति सुनिए समझिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, और आपको हो सके तो आप बताइए और अपना दम दिखाइए कि कितना ये 40 गो ऑब्जेक्टिव में 40 ठो ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ है ना। तो 40 में 40 आपका सही होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1925 के बी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की थी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? माना वोट देने का अधिकार जो सभी स्त्री पुरुष को इंग्लैंड में कब हुआ? ऑप्शन ए है 1838, बी है 1881, सी है 1918 और डी है 1932। तो क्या लगता है आपको इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1918 में सभी वयस्क स्त्री और पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ, वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ इंग्लैंड में कब? 1918 में। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि कौन सा सामाजिक वर्ग
बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। मतलब कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए है उद्योगपति, बी है पूंजीपति, सी है श्रमिक और डी है मध्यम वर्ग। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मध्यम वर्ग जो था वह बाद में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया और समाज को एक नई दिशा प्रदान किया। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? एशिया और यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता था? ऑप्शन ए क्या है? सूती मार्ग, बी है रेशम मार्ग, सी है उत्तरापथ और डी है दक्षिणापथ। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेशम मार्ग। जो रेशम मार्ग है उसी से एशिया और यूरोप का व्यापार प्राचीन समय में हुआ करता था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट कब आया था? 1929 में आया था, जिसको तीसा की महामंदी भी कहते हैं। तो कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी या बी है लोकतांत्रिक, सी है फासीवादी और नाजीवादी और डी है क्या? पूंजीवादी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये जो फांसीवादी और नाजीवादी है, ये 1929 के बाद जो महामंदी आई, लोगों में बेरोजगारी छा गई और इटली और जर्मनी की परिस्थिति और खराब हो गई थी। तो उस समय जो जर्मनी में नाजीवादी हिटलर का उदय हुआ और इटली में फांसीवादी यानी मुसोलिनी का उदय हुआ। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अपना भाषा ही बदल दिया। इसके पहले जो है दूसरा भाषा में छपता था और खास तौर पर रातों रात अंग्रेजी भाषा में छपने लगा। ऑप्शन ए है हरिजन, बी है भारत मित्र, सी है अमृत बाजार और डी है हिंदुस्तान रिव्यू। पहले हिंदी में छपता था, लेकिन अभी तक सोमवार से पहले लोग समझते थे कि तो अखबार जो है हिंदी में छपता है, फिर कल हिंदी में ही आएगा। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए उसने अपना भाषा ही बदल दिया रातों रात। तो कौन सा अखबार था? प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब तो सबको पता ही होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। इसका नाम क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। फिर आते हैं, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मार्टिन लूथर, सी है पैगंबर मोहम्मद और डी है ईसा मसीह। प्यारे बच्चों, सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर ने कहा था कि ईश्वर का जो है महानतम देन क्या है? मुद्रण है, सबसे बड़ी वह तोहफा है। फिर आते आगे हैं अगले प्रश्न पर कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए क्या है? हरियाणा, बी है पंजाब, सी है बिहार और डी है उत्तराखंड। क्या लगता है आपको कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए है 55%, बी है 60%, सी है 65%, डी है 70%। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। तो फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए क्या है? 4, बी है 3, सी है 5 और डी इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है प्यारे बच्चों, सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 वर्ग में बांटा गया है। किस दृष्टिकोण से? तो वन संरक्षण और प्रबंधन के दृष्टिकोण से सरकार ने। फिर एक प्रश्न है कि एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? पूरा विश्व के कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ऑप्शन ए है 600 करोड़, बी है 400 करोड़, सी है 800 करोड़, डी है 500 करोड़। फिर बच्चों क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 400 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर वन का विस्तार था। कब?
1948 ईस्वी में। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या अगला प्रश्न कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है 5 केजी, ऑप्शन बी है 10 केजी, सी है 15 केजी, डी है 20 केजी। इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10 केजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10 केजी। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का प्रयोग होता है? तो 10 केजी मैगजीन का प्रयोग होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? सबसे अच्छा प्रकार कोयले का कौन है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, बी पीट, सी लिग्नाइट और डी बिटुमिनस। क्या लगता है कि इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है, एंथ्रेसाइट है ना। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी लौह इस्पात, सी है चीनी उद्योग और डी है चितरंजन लोकोमोटिव। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीनी उद्योग जो है यह उपभोक्ता उद्योग में आता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1985। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1986 में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ऑप्शन ए है धात्विक, बी है अधात्विक, सी है परमाणु, डी है ईंधन। फिर बच्चों क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धात्विक खनिज है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 20.5%, बी है 15.5%, सी है 10.5%, डी है 25.5%। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10.5%। ये जो है बिहार की नगरीय आबादी है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए क्या है किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस। ऑप्शन सी है और डी है जेड गुडी। प्यारे बच्चों क्या लगता है सही जवाब क्या होगा इसका? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी जेड गुडी। इसका सही जवाब होगा जेड गुडी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? जो सांप्रदायिक राजनीति है किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन ए क्या है? तो ऑप्शन ए है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी क्या है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। याद रखिएगा कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है एक धर्म सभी दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रहते हैं। सी है कि एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। और डी है कि एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। इस आधार पर सांप्रदायिक राजनीति होती है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए क्या है? अमेरिका, बी है चीन, सी है ग्रेट ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेरिका। ये जो है यह संघ सरकार का उदाहरण है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए क्या है? 1960,
तो भारत के लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश, जनता में आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1960 का दशक। ऑप्शन बी है 1970 का दशक, सी 1980 का दशक और डी है 1990 का दशक। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 1970 के दशक से सरकार के खिलाफ जो है, सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश शुरू हुआ और इसी का पहला परिणाम था जेपी आंदोलन, जो 1974 से शुरू हुआ और देश में इमरजेंसी 1975 में आपातकाल भी लगाना पड़ा था। और फिर आते हैं कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पेड़ को बचाने से, ऑप्शन बी है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, ऑप्शन सी है शराबखोरी के विरुद्ध, ऑप्शन डी है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चिपको आंदोलन जो है पेड़ को बचाने से संबंधित है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू हुआ? तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या लगता है क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, बोलिए जल्दी से, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ से जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई। और फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, अर्थात किस देश में सबसे पहले राजनीतिक दल थे? तो ऑप्शन ए क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, बी है भारत, सी है फ्रांस, डी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्यारे बच्चों, क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो ग्रेट ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड है, यहीं पर सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव पड़ी थी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि गठबंधन सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? मतलब कि किस दलीय व्यवस्था में गठबंधन सरकार बनती है? ऑप्शन ए है एक दलीय, बी है द्विदलीय, सी है बहुदलीय और डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था में ही गठबंधन सरकार बनाने की महत्तम संभावना होती है। अब जिस देश में केवल दो ही दल है, एक दल हारता है दूसरा जीतता है, तो उसमें गठबंधन की संभावना कम होती है। और साम्यवादी व्यवस्था में तो एक दलीय व्यवस्था होती है, वहाँ तक बिल्कुल गठबंधन नहीं होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हुआ कि राष्ट्रीय डाल नहीं होगा, राष्ट्रीय दल होगा, है ना। तो होता है ना, राजनीतिक दल में होते हैं ना क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल। तो कौन सा इसमें राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ऑप्शन ए है, मतलब कि ये भी हो सकता है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी है बहुजन समाज पार्टी, सी है लोक जनशक्ति पार्टी और डी है भारतीय जनता पार्टी। प्यारे बच्चों, क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब तो होना चाहिए ऑप्शन सी, लोक जनशक्ति पार्टी। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि यह रामविलास पासवान की पार्टी थी और यह अब दो भाग में बट गई है। यह क्षेत्रीय दल है, ना कि राष्ट्रीय दल है। हालांकि इसमें से भी अब किताब छपा था, उसके अनुसार तो बहुजन समाज पार्टी जो है राष्ट्रीय दल था, लेकिन अब राष्ट्रीय दल नहीं रहा। तो किताब के अनुसार जो है आपका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है भारत और डी में से कोई नहीं। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आते हैं अब फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, बी है केरल, सी है बिहार और डी है दिल्ली। इसको इससे समझिए कि जो पिछड़े राज्य के लोग हैं वो अगले विकसित राज्यों में जो है जाते हैं, वहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए। तो आप समझिए कि इसका ऑप्शन सही क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सही सी होगा, बिहार। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग पंजाब में भी काम करने जाते हैं, केरल में भी काम करने जाते हैं और दिल्ली में भी काम करने जाते हैं। तो जब पिछड़ा बिहार राज्य है तब ना जाते हैं। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, जो बिहार है ऑप्शन सी ये पिछड़ा राज्य है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? ऑप्शन ए है सिडबी,
SIDBI, फिर ऑप्शन बी है SEBI, ऑप्शन सी है RBI और ऑप्शन डी है स्टॉक एक्सचेंज। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? मतलब कि आप समझिए, नियामक संस्था का मतलब वह संस्था जो उसको कंट्रोल में रखती है शेयर बाजार को। तो कौन सी संस्था है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सेबी ही संस्था है जो शेयर बाजार को कंट्रोल में रखती है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? मतलब ऑप्शन ए क्या है? व्यापारी, बी है रिश्तेदार, सी है व्यावसायिक बैंक और डी है महाजन। क्या लगता है प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये जो बैंक है यही संस्थागत वित्त का स्रोत है, बाकी व्यापारी, रिश्तेदार, महाजन जो है यह गैर संस्थागत वित्त के स्रोत है। आगे है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बहुत ही मस्त प्रश्न है। और ऑप्शन ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है पटना, डी है बेंगलुरु। तो प्यारे बच्चों क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन है? मुंबई है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य का मतलब क्या हुआ? जो पिछड़े राज्यों के जो समूह है उनको बीमारू राज्य कहते हैं, जो बिहार जिसमें तो आता ही है, लेकिन आप समझिए कि कौन इसमें बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है उड़ीसा। तो क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य में नहीं आता है, वह बहुत आगे है, विकसित राज्य है। आप फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 5, डी है 4। क्या लगता है क्या सही जवाब इसका होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वैश्वीकरण के 5 अंग है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून जो है उसकी घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1986, बी है 1980, सी है 1987 डी है 1988। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी 1986, इसीलिए कानून को भी कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न कौन सा चिन्ह स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करता है? माने जो गहना होता है उस पर कौन सा चिन्ह होता है जो उसकी शुद्धता को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है ISI मार्क, बी है हॉल मार्क, सी है एग मार्क, डी में से कोई नहीं। फिर बच्चों क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉल मार्क। जो हॉल मार्क वाला गहना है वह समझिएगा कि वह शुद्ध है ना। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है जल की अधिकता। देखिए सभी बाढ़ आने के कारण है, लेकिन प्रमुख कारण क्या है आपको बताना है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बी है वर्षा की अधिकता, सी है नदी की तली में अवसाद का जमाव, डी में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए? बहुत ही यह जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। सभी बाढ़ आने के कारण है ए बी सी, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है ऑप्शन सी, नदी में के तली में अवसाद का जमाव। बताइए नदी का जो तली जो है अगर उसमें अवसाद का जमाव नहीं होगा तो कितना भी जल और वर्षा होगा तो सभी पानी जो है जल्दी से समुद्र में चला जाएगा। लेकिन नदी का तली में अवसाद जमा हो जाता है तो पानी को वो रुक नहीं पाता है, आसपास के क्षेत्र में चला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले और लास्ट प्रश्न पर कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए अंडाकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी चौकोर, ऑप्शन डी आयताकार। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयताकार होना चाहिए। इस तरह से मैंने आपसे 40 प्रश्न पूछे। अगर आपका कितना नंबर सही है आप कमेंट में हमको बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।